यस सर। जी सर। ओके ग्रेट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट जी कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट मेरे ख्याल। शायद मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट है लेकिन यहाँ से नजर नहीं आ रही। सर स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। स्टार्ट है? जी सर ऑप्शन दे रहे स्टार्ट। यस ओके यस सर। अच्छा चलें ठीक है हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स से रिलेटेड। ठीक है अभी तक जस्ट टू क्लैरिफाई हमने जो पढ़ा है वो था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशन सर्किट में बेसिक फर्क क्या होता है? तो बेसिक फर्क ये होता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है हमारा उसके अंदर एक मेमोरी का एलिमेंट होता है। मेमोरी से मुराद ये है कि इसमें डेटा स्टोर हो सकता है और डेटा बाइनरी होता है, सो या 1 या 0 परमानेंटली इसके अंदर स्टोर हो सकता है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं हो सकता। उसमें जब आपके इनपुट्स चेंज होते हैं आपकी आउटपुट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। एंड गेट है, मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट कोई भी सर्किट है, एंड गेट है, तो एंड गेट की आप इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएंगी। जो मेमोरी एलिमेंट होता है वो इस तरह बिहेव नहीं करता। मेमोरी एलिमेंट जो है वो अपने अंदर एक डेटा स्टोर करके भी रख सकता है। कब तक स्टोर करके रख सकता है? जब तक आपने उसको पावर प्रोवाइड की हुई है या जब तक आप खुद उसकी इनपुट को चेंज करके उस पर कोई नया डेटा नहीं लिखवाते, तब तक वो उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास दो तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में कहीं पे भी क्लॉक की इनपुट नहीं है। एसिंक्रोनस की बेसिक क्या फॉर्म होगी कि उसमें एक पार्ट होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, साथ एक मेमोरी एलिमेंट होगा और कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है उसकी एक आउटपुट मेमोरी एलिमेंट को जा रही होगी और मेमोरी एलिमेंट की आउटपुट वापस फीडबैक हो रही होगी कॉम्बिनेशनल सर्किट को। ठीक है सो मेमोरी जो है वो इंटीग्रेटेड होगी कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ और साथ इसकी कोई एक सेपरेट आउटपुट भी होगी। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है, अब इसकी जो आउटपुट है अगर आप देखें तो वो डिपेंड कर रही है आपकी इनपुट पे और आपकी मेमोरी पे भी। यानी कॉम्बिनेशन सर्किट की अब दो इनपुट्स हैं, एक उसकी वो इनपुट है जो यूजर दे रहा है और दूसरी इनपुट है जो उसकी मेमोरी में से आ रही है। तो उसकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन बोथ ऑफ देम, ऑन द इनपुट एंड आल्सो ऑन द स्टेट ऑफ द मेमोरी। अगर मेमोरी पे 1 है तो हो सकता है ये आउटपुट कुछ और हो, अगर मेमोरी पे 0 है तो ये आउटपुट कुछ और होगी। ठीक है तो ये हो गया हमारा एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अच्छा दूसरा हमारा टाइप ऑफ सर्किट जो है ना वो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिक चीज वही है, आपके पास एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, आपके पास एक मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी एलिमेंट लेकिन इस केस में आपका एक फ्लिप फ्लॉप है जो कि क्लॉक्स से कंट्रोल हो रहा है, यानी कि उसकी आउटपुट जो है वो ये अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो वो क्लॉक जो है उसको कंट्रोल करती है कि उसमें डेटा कब सेव होगा और कब नहीं होगा, तो ये हम स्टडी कर लेंगे। तो एनीवेज जहाँ पे क्लॉक सिग्नल आ रहा है वहां पे हम उसको कहेंगे कि वो एक सिंक्रोनस सर्किट है। बाकी सर्किट उसी तरह से ही होगा, एक मेमोरी एलिमेंट कॉम्बिनेशनल आउटपुट और कॉम्बिनेशनल सर्किट की इनपुट जो है मेमोरी एलिमेंट और यूजर इनपुट दोनों से आएगी। तो ये दो तरह के सर्किट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। इससे रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा है, किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सिंक्रोनस सर्किट की इनपुट एक यूजर से होगी और एक से होगी जी क्या आपका क्वेश्चन है सिंक्रोनस सर्किट की? इनपुट्स का एक तो यूजर से आता है इनपुट, एक यूजर और दूसरी ये मेमोरी एलिमेंट से ही होगी। ये फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है तो इसी से ही इनपुट होगी, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे थी ऊपर। बाकी सारा कुछ वही होगा, सिर्फ ये कि इसमें एक एडिशनल सिग्नल क्लॉक का भी होगा। ठीक है जी, क्लियर है सर? जी सर जी जी
सर ये एसिंक्रोनस में ये जो आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट से निकल रही है और जो मेमोरी एलिमेंट है दोनों में सेम वैल्यू होगी क्योंकि दोनों आउटपुट ही नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ये आउटपुट जो है ये डिपेंड कर रही है इस कॉम्बिनेशन सर्किट पे। मेमोरी एलिमेंट में सिर्फ डेटा स्टोर हुआ हुआ है, तो दोनों डिफरेंट होंगी। यस सर। हाँ, लेकिन मेमोरी एलिमेंट कंट्रोल करेगा कि ये आउटपुट क्या है, क्योंकि मेमोरी एलिमेंट अगर 0 है तो ये आउटपुट कोई और होगी, अगर मेमोरी एलिमेंट 1 है तो ये आउटपुट कोई और होगी। तो यानी आपकी आउटपुट डिपेंड कर रही है आपकी करंट मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है प्लस आपकी इनपुट क्या है, दोनों के हिसाब से आपकी आउटपुट है। देखिए ना, मैं इसकी मिसाल आपको एक ब्रेन के तौर पे देता हूँ। मसलन आप खुद हैं, ठीक है, अब आपको एक इनपुट आई, मसलन किसी बंदे ने आपको बुरा भला कहा, ये आपकी इनपुट थी। एक आपका था कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो था ना, उसने कहा कि यार अच्छा मैं भी इसको गालियां दूं, लेकिन साथ आपका एक मेमोरी एलिमेंट भी है, ब्रेन के अंदर मेमोरी भी थी। मेमोरी ने कहा नहीं यार, अगर मैंने इसको गालियां दी तो लड़ाई जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो अब आपकी आउटपुट जो है ना वो डिपेंड कर रही है आपकी करंट इनपुट पे भी और आपकी प्रीवियस मेमोरी के ऊपर भी, ठीक है ना, कि वो प्रीवियस मेमोरी में क्या स्टोर है। तो बिल्कुल ये उसी तरह से सर्किट ये बन रहा है आपका। ठीक है जी, क्लियर है? तो सर जी किया था, एक पीछे से कैरी आ रहा था, हाँ हाँ उस पे डिपेंड था सर। हाँ, लेकिन वो कोई स्टोर्ड डेटा नहीं था, वो तो बस कैरी आ रहा था। अगर वो मैं इनपुट को चेंज कर देता तो वो कैरी गायब हो जाता। इसमें ये मेमोरी ये परमानेंटली डेटा स्टोर्ड है, ये यूजर के चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा। ठीक है सर। ठीक है, तो सर, अच्छा सर वो जी, जो मेमोरी एलिमेंट में सर वैल्यू पड़ी होगी वो मेन पता होगी या अननोन होगी? जी जी बिल्कुल। वो मेमोरी में हमने ही वो वैल्यू लिखवाई होगी किसी वक्त, यानी हम अभी देखेंगे कि हम उसमें डेटा किस तरह लिखवाते हैं। तो हमने खुद लिखवाई होगी, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगी, वो हमारा ही प्रीवियसली लिखा हुआ डेटा होगा। ठीक है जी सर। और कोई सवाल? अच्छा, अब हम लोग ना पढ़ना शुरू करते हैं कि डेटा हम लोग स्टोर किस तरह करते हैं। यानी कि अगर हमने 1 बिट को स्टोर करना हो तो कि उसके अंदर वो परमानेंटली उसकी आउटपुट वही रहे जो हमने लिखवाई भी है और वो चेंज ना हो, तो हम क्या ऐसा सर्किट है जो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये मेमोरी हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सबसे सिंपल मेमोरी एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं SR लैच। ठीक है, SR लैच ये इसका सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इसकी 2 इनपुट्स हैं, एक R और एक S, और इन्हीं के ऊपर इसका नाम है SR लैच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नॉर गेट्स हैं। ठीक है, और नॉर गेट की जो आउटपुट है वो Q है, एक नॉर गेट की, दूसरे नॉर गेट की आउटपुट Q बार है, और नॉर गेट की आउटपुट वापस एक, यानी ये इस दूसरे नॉर गेट की आउटपुट पहले नॉर गेट, सो इसको हम पहला नॉर गेट कह देते हैं, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं, पे फीडबैक हो रही है, और यहाँ से भी ये फीडबैक हो रही है नंबर 2 को। ठीक है, और 2 हमारी एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, समझ लें ये हमारी यूजर इनपुट्स हैं R और S। ठीक है, ये यूजर इनपुट देगा, और 2 इसकी आउटपुट्स हैं Q और Q बार। Q और Q बार का मतलब ये है कि जब भी Q1 हुआ, ठीक है, तो Q बार उस वक्त 0 हो जाएगा, और अगर Q 0 हुआ तो Q बार 1 होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग को समझते हैं कि ये जो हमने फीडबैक दिया है इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े थे कॉम्बिनेशनल, उसमें कभी भी आउटपुट से वापस इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। हम सिग्नल्स इनपुट पे अप्लाई करते थे, आउटपुट अगले इनपुट पे जाती थी, उसकी आउटपुट अगले के इनपुट पे जाती थी, एंड सो ऑन। लेकिन कोई भी गेट हमने इस तरह कनेक्ट नहीं किया था कि गेट की अपनी ही आउटपुट वापस इनपुट पे जा रही हो। ठीक है, तो ये एक नया चीज है, इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। सो हम आउटपुट को फीडबैक कर रहे हैं इनपुट में। नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ दिस थिंग वर्क्स। ओके, सो
इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह बनेगा कि हम लोग कहेंगे कि ये हमारी दो इनपुट्स हैं एस और आर, और एक है क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट हम कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू से ये मुराद है कि क्यू के ऊपर कोई वैल्यू थी, शुरू से थी, जब हमने पावर ऑन किया तो वो 0 है। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे कि अगर हम लोग 0 अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, इफ वी अप्लाई 0 तो आउटपुट क्या होगी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ना नॉर गेट का ट्रुथ टेबल आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि नॉर गेट क्या करता है। तो सारे स्टूडेंट्स जो नॉर गेट है, सिंपल नॉर गेट, उसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी, और उसकी एक आउटपुट है। ठीक है, लेट्स से हम उसको कुछ भी कह सकते हैं सी। तो इसका जरा ट्रुथ टेबल बनाए। 0 पे क्या होगा, 0 1 1 0। सारे लोग पेपर पेंसिल निकालें और ये बनाए। सर जी, सर जी जनाजेब साहब, जी जी सर ये एक इनपुट आर और ऐसा है, और ये जो साथ में क्यू की हम आउटपुट उसकी इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो इनिशियल तौर पे 0 होगी। हाँ, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली वो 0 है, क्योंकि अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप पहले बस सर, एक नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बना लेना। ओके सर जी, वो सर इजी अभी बन गया। ठीक है, बन गया, ओके। अच्छा, सो हम लोग ये कर रहे थे, सब लोगों ने अगर ट्रुथ टेबल बना लिया है तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं एस आर को 0 कर देता हूँ, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू क्यू की भी यानी 0 है, तो क्यू पे क्या आएगा और क्यू बार पे क्या आएगा। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे आए है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 और 0, तो नॉर गेट के बताएं जी, जब दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होती है, एक आ जाएगी 1। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगी 1, और अब ये वाली 1 फीडबैक होगी यहाँ पे। नॉर गेट अगर 0 1 हो तो आउटपुट पे क्या होता है, 0। 0। तो सर जी, ये 0 0 नहीं देंगे सर, इनिशियल वैल्यू तो दोनों की 0 होगी ना। इनिशियल वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे साथ ही ये 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब मैं इस पे 0 अप्लाई करूंगा तो Q 0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। ओके, सो मैंने ये लिख दिया, Q 0 और Q बार इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगला सिनेरियो, अगर Q बार पे 1 होता, इनिशियल वैल्यू Q बार की 1 होती, किसी भी वजह से, प्रीवियस स्टेट की वजह से Q बार की वैल्यू 1 होती, और मैं इसको 0 SR पे अप्लाई करता, तो फिर क्या होता, 1 और 0 ये 0 ही हो जाता, और यहाँ पे ये दोनों 0 होते, तो 0 पे ये 1 ही रहता। तो ये फिर क्या हुआ कि Q उस केस में 1 हो गया और Q बार जो है वो 0 हो गया। यानी कि अगर मैं 0 देता हूं S और R के ऊपर, तो हमेशा Q जो है वो उस पे वही वैल्यू रहती है जो उस पे पहले थी। यानी अगर उस पे पहले 0 थी तो उस पे 0 ही रहती है, और अगर उस पे 1 थी तो उस पे 1 ही रहती है। ये इसका अभी तक हमने जो नतीजा निकाला है वो ये है कि SR को 0 देने से जो भी Q पे प्रीवियस वैल्यू है वही वैल्यू रिटेन हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा, इनिशियल वैल्यू क्यू की 0 थी और हमने अप्लाई किया 0 1, यानी कि एस पे 0 दिया और आर के ऊपर 1 दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। यहां से ये 0 और 0 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 और 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि Q विल बी 0 एंड Q बार विल बी 1। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर Q बार की इनिशियल वैल्यू Q नॉट की इनिशियल वैल्यू 1 हो और मैं इसको 0 1 दूं, 0 1 दूं, तो ये 1 0 ये फिर 0 हो जाएगा और ये 0 1 ये यहां से 0 और 1 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो अब आप देखें कि अगर मैं 0 1 देता हूं और Q नॉट प्रीवियसली 1 था, ठीक है, तो अब Q जो है वो 0 हो जाएगा अप्लाई करने के बाद, और Q नॉट जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि जब भी मैं 0 1 देता हूं SR पे, Q जो होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। यानी यहाँ पे आप देखें Q जो है वो 0 हो जाता है जब भी मैं SR को 0 1 करता हूँ, Q 0 हो जाता है रिगार्डलेस कि Q पहले 0 था या 1 था। यानी 0 था तो भी ये 0 हो गया, 1 था तो भी ये 0 हो गया है 0 1 के ऊपर। ठीक, उसके बाद हम अगला सिनेरियो देखते हैं। 1 0 और इनिशियल वैल्यू इसकी 0 थी। ठीक है, तो ये इधर से इधर जाएगा, 0 1 ये 1 बनेगा, ये दोबारा फ्लिप हो जाएंगे, 0 0 की वजह से ये 1 पे आ जाएगा और यहाँ पे 1 1 की वजह से ये 0 पे आ जाएगा। सो अगर मैं 1 0 देता हूं तो Q 1 हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं 1 0 देता हूं, Q प्रीवियसली 1 था, ठीक है, तो Q 1 ही रहता है और Q बार जो है वो 0 होता है। सो यहाँ पे Q 1 हो गया है, यानी कि जब भी मैं 1 0 दूंगा SR पे, रिगार्डलेस के Q की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0 या 1 थी, वो हमेशा 1 पे सेट हो जाता है। फिर आखिरी सिनेरियो 1 1, इस पे ये दोनों 0 0 हो जाएंगे और 1 1 अगर ये प्रीवियसली 1 होगा तो ये फिर दोनों 0 0 हो जाएंगे। सो 1 1 के केस में ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। हालांकि वैसे हमने कहा था कि Q और Q बार ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन अब इस केस में आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो 1 1 के ऊपर ये दोनों 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है हर एक को? ये हमने ट्रुथ टेबल जो बनाया है प्रीवियस वैल्यू को लेकर। जी सर। अच्छा, अब इससे हम इस ट्रुथ टेबल से 2-3 नतीजे निकालेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने ये कहा, अगर आप इसी को याद रखें कि 0 0 के ऊपर 0 0 पे क्या हो रहा है, Q की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ही रिटेन हो रही है। यानी अगर Q 0 पे था तो वो 0 पे ही रहेगा, 1 पे था तो 1 पे ही रहा, 0 0 पे। 0 1 के ऊपर Q हमेशा 0 हो गया, चाहे उसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू थी। 1 0 के ऊपर Q 1 हो गया, जो भी प्रीवियस वैल्यूज थी, और 1 1 के ऊपर ये सारे 0 हो गए। तो इसको हम समरी में किस तरह लिख सकते हैं, सॉरी नॉर गेट के केस में, कि हम ये कहते हैं कि जब हम SR को 0 0 कहते हैं, लैच में 0 0 करते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आती है आउटपुट पे, Q 0, यानी कि नो चेंज। जो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू मेंटेन करता है। अगर हम 0 1 करते हैं तो ये Q हमारा 0 हो जाता है।
0 1 करने का मतलब ये हुआ कि इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको हमने रीसेट किया है, ठीक है। रीसेट का मतलब है कि हमने उसको 0 पे दोबारा लेके आ गए। और यहाँ पे ये जो R था असल में, R stands for reset, S stands for set and R stands for reset. Yes sir. सर जनाब, ये ऐसे और आउटपुट को क्यू लिया हुआ है, क्यू नॉट क्यों लिया हुआ है? वो भी तो आउटपुट है। नहीं वो क्यू नॉट लिया हुआ है कि वो ये शो कर रहा है कि क्यू की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, क्यू नॉट, यानी जो इस पे पहले था ये अप्लाई करने से पहले वही वैल्यू रिटेन हुई है। तो अगर क्यू नॉट 1 था तो क्यू की वैल्यू 1 होगी, अगर क्यू नॉट 0 था तो क्यू की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ओके सर। अच्छा तो सो ये बेसिकली एस और आर स्टैंड करते हैं फॉर सेट एंड रीसेट। सो जब मैं आर को 1 करता हूँ ना और सेट को 0 करता हूँ तो ये मैं इसको रीसेट कर देता हूँ लैच को, और ये इसके ऊपर आ जाता है 0। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एस को 1 करता हूँ और आर को 0 करता हूँ, यानी कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। एस 1 है तो आउटपुट जो है वो 1 के ऊपर चली जाती है। आउटपुट 1 पे जाने का मतलब है कि मैंने लैच को सेट कर दिया है, ठीक है। और 1 1 जो था ये इनवैलिड कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें ये दोनों 0 पे चले जाते हैं, क्यू और क्यू बार, ये दोनों। और हमने कहा था कि इन दोनों को हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के, तो ये वाला अलाउड नहीं है इसके इनपुट के ऊपर कभी भी। एस और आर को दोनों को इकट्ठा हमने 1 नहीं करना, दोनों को इकट्ठा 0 कर सकते हैं लेकिन 1 नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि एज अ मेमोरी एलिमेंट ये किस तरह बिहेव कर रहा है। ये इस तरह बिहेव कर रहा है कि इसके ऊपर जो भी डेटा पड़ा हुआ था पहले 1 था या 0 था, जब तक मैं इसके इनपुट्स को 0 रखूंगा वो प्रीवियस ये चेंज नहीं होगा क्यू, और ये आपका वही डेटा रिटेन करके रखेगा। अगर 1 होगा तो 1 रिटेन करेगा और अगर 0 है तो 0 रिटेन करेगा जब तक कि इसके इनपुट्स जो हैं वो 0 होंगे। तो यानी कि ये डेटा को होल्ड किस तरह कर रहा है, यानी से अगर मैं चाहता हूं कि इसमें डेटा रहे और वो चेंज ना हो, ठीक है, तो मैं इसके इनपुट्स को 0 कर दूंगा, तो ये इसके अंदर जो भी डेटा होगा ना वो क्यू के ऊपर परमानेंटली पड़ा रहेगा। अच्छा, अब मैं अगर इसको अब नया डेटा लिखवाना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ उस डेटा को, तो मैं अगर इसको 0 1 दूंगा तो इसमें 0 आ जाएगा, 0 सेव हो जाएगा। अगर मैं इसमें 1 0 दूंगा तो इसमें 1 सेव हो जाएगा, ठीक है। जब एक दफा 1 सेव हो जाएगा तो बाद में मैं इन दोनों को 0 कर दूंगा तो आउटपुट जो है वो बस इसकी परमानेंटली 1 पे ही रहेगी। अगर मैंने इस पे 0 सेव करवाया होगा, ठीक है, और मैं एस आर को 0 कर दूंगा तो इसकी आउटपुट 0 के ऊपर ही रहेगी। तो ये एक मेमोरी एलिमेंट है। आप नोट करें कि 0 के ऊपर ये 1 भी दे सकता है और 0 भी दे सकता है। It can give 1 or 0. So it's not a combinational circuit. Combinational circuit में जब आपकी सेम इनपुट होती है 0 होती है तो वो अगर सर्किट 0 देता है तो वो हर दफा 0 ही देगा। जो सर्किट 0 पे 1 देता है वो हर दफा 1 ही देगा। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि 0 पे वो क्यू बार दे रहा है और क्यू बार प्रीवियसली 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इस तरह इसमें ये मेमोरी है, और मेमोरी को यानी आपने सेव रखना है तो 0 दे दें, मेमोरी के अंदर 0 लिखवाना है तो यहाँ पे 0 1 कर दें, मेमोरी में 1 0 लिखवाना है तो यहाँ 1 लिखवाना है तो 1 0 कर दें। तो ये आपका बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, इसको कहते हैं एस आर लैच। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, सो सबको क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, चलें अब हम ऐसा करते हैं कि यही वाला जो लैच है ना, इसको एक और भी बनाने का तरीका है और इसको हम नैंड गेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट के अंदर भी एस और आर इनपुट्स हैं, ठीक है, और वही आपका क्यू और क्यू बार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है नैंड गेट्स की वजह से। तो अगर आप नैंड गेट का ट्रुथ टेबल अपने सामने रखें, बल्कि सब लोग जरा नैंड गेट का एक ट्रुथ टेबल बना लें ताकि आपको याद रहे।
quickly draw the truth table for NAND gate. जी सर। अच्छा बना लिया। तो NAND गेट जो है वो उसके ट्रुथ टेबल के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो उसमें ये होगा कि उसमें जो इनवैलिड कॉम्बिनेशन है ना वो हो जाएगा 0-0। यहाँ पे नॉर में 1-1 था जिसके ऊपर के ये दोनों 0 हो जाते हैं, तो हमने कहा था इनवैलिड है। NAND गेट के केस में अगर आप इन दोनों को 0-0 कर देंगे ना तो ये इन दोनों की आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि NAND गेट में अगर आप एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट उसकी 1 होती है। तो यहाँ पे Q और Q बार दोनों इकट्ठे 1 हो जाएंगे, जो कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। इन दोनों को ऑपोजिट होना चाहिए। सो NAND गेट से जब आप ऐसा लैच बनाएंगे तो 0-0 इलीगल होगा, जबकि नॉर में 1-1 इलीगल होगा। बाकी थोड़ा सा उसकी फंक्शन ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इन द सेंस के S0 और R को 1 करेंगे तो ये सेट होगा, यानी कि इसमें 1 सेव हो जाएगा। और अगर S को 1 करेंगे और R को 0 करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो वैसे हमने ये कहा था कि R को 1 होना चाहिए रीसेट के लिए, लेकिन NAND के केस में ये उल्टा हो जाता है, तो 1-0 के ऊपर ये रीसेट हो जाता है। और 1-1 पे ये अपनी स्टेट को मेंटेन करता है। स्टेट को मेंटेन करने का मतलब क्या है? नो चेंज, मीनिंग जो भी प्रीवियस वैल्यू है ये उसको सेव करके रखेगा। अगर प्रीवियसली हमने 0 लिखवाया हुआ है तो 1-1 पे ये 0 ही रखेगा आउटपुट को, और अगर हमने प्रीवियसली 1 लिखवाया हुआ है तो 1-1 के ऊपर ये 1 ही रखेगा NAND गेट के केस में। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जिस तरह से हमने ये इसके केस में ये पूरा ट्रुथ टेबल बनाया था SR और Q बार, बिल्कुल आप उसी तरह से यहाँ पे भी बना सकते हैं। उसने बनाया नहीं है इस स्लाइड के अंदर, लेकिन आप बना सकते हैं, तो आपको ये चीज वैसे क्लियर हो जाएगी कि ये इसी तरह काम करता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे लैच बनाने के 2 तरीके हैं, नॉर से भी बना सकते हैं और NAND गेट से भी बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। नो ठीक, सर। ग्रेट। चलें अच्छा, बस ये आखिरी टॉपिक है, फिर आज हम क्लास खत्म कर रहे हैं। मैंने बताया था मेरी एक फैकल्टी टॉक है। अच्छा, इसके अंदर जो है अब हमने यहाँ पे यहाँ तक तो ये बिल्कुल वही लैच है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसकी वही इनपुट है R और S और Q और Q बार, लेकिन R और S को हम 2 AND गेट से गुजार के दे रहे हैं, और इस AND गेट की एक इनपुट आ रही है और दूसरी S है, और इस AND गेट के जो बाकी 2 इनपुट्स हैं, यानी जो दूसरी इनपुट है वो कंट्रोल से आ रही है। कंट्रोल हमारा एक सिग्नल है, मसलन हम सॉर्ट ऑफ लाइक एन ऑन ऑफ सिग्नल, तो वो ये शो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है AND गेट में अगर एक इनपुट भी 0 हो जाए तो उसके आउटपुट परमानेंटली 0 हो जाते हैं। तो वो ये शो कर रहा है कि अगर मैं कंट्रोल को 0 कर देता हूँ तो इट डजंट मैटर कि R और S क्या है, क्योंकि R और S प्रोपगेट ही नहीं होंगे, ये दोनों हमेशा 0 ही रहेंगे। यहाँ पे आप जो मर्जी लिख दें, आउटपुट पे हमेशा 0-0 रहेगा जब तक कंट्रोल 0 है। तो 0-0 पे क्या करता है, ये वाला लैच अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करता है, तो ये बस Q बार ही इस पे रिटेन रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल को 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये नॉर्मल जिस तरह SR लैच काम करता है कि 0-0 के ऊपर ये नो चेंज, 0-1 पे रीसेट, 1-0 के ऊपर सेट, और 1-1 जो है अगेन इनवैलिड कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल सिग्नल अलहदा डाल दिया है। समझ लीजिए ये इसका एक तरह का ऑन ऑफ स्विच है। जब तक आप इसको 0 पे रखेंगे, बस जो भी प्रीवियस डेटा होगा वो सामने आपके पड़ा रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। R को चेंज करें, S को चेंज करें, कुछ भी नहीं होगा। और जब आप कंट्रोल को 1 कर देंगे तो फिर वो नॉर्मल लैच के तौर पे काम करेगा। ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो सर।
चलिए जी, मैं अब अटेंडेंस डाउनलोड करने लगा हूँ आप लोगों की। जी आपका कोई क्वेश्चन है? आज ये टोटल 9 अटेंडीज हैं क्लास के अंदर, बाकी बच्चे किधर चले गए हैं सारे? नहीं सर 26 है। सर 27 है। तो मुझे 26 है। तो मुझे 9 क्यों नजर आ रहे हैं? सर 26 है। अच्छा नो सर 26 ही है। अच्छा चले मैं देख लूंगा, पता नहीं ये शायद। अच्छा रिकॉर्डिंग भी अब हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही थी इसकी? जी सर हो रही है। यस सर जी हो रही थी, ऊपर शो हो रही है। मेरा कुछ अजीब से ही चल रहा है सिस्टम। चलें वो आ जाएगी क्लास के एंड के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।